वेलकम टू वेलकम टू द विज़न गेट। मैं हूँ राहुल झा एंड आज हम लोग बात करेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक्स में कुछ और न्यू टॉपिक्स की। ठीक है, तो अभी तक हमने कवर किया है बहुत सारे टॉपिक्स लाइक प्रोसेस, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड टाइप ऑफ सिस्टम्स, थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सिस्टम की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके नेक्स्ट टॉपिक हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रोसेस के बारे में जाना, रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं। ओके, सो आज हम लोग जानने वाले हैं कि थोड़ा सा पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर्स में टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर रहे थे कि दो टाइप के 1954 से पहले कौन सा मेथड यूज़ होता था, उसके बाद से 2 पॉइंट रेफरेंस एंड सिंगल पॉइंट रेफरेंस हमने पढ़ा। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक लेफ्ट रह गया था पिछले क्लास का, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ बढ़ेंगे एंड वर्क एंड हीट की बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ thermodynamics unit, conversion of thermodynamic temperature unit, conversion of temperature यूनिट्स। ओके, तो टेम्परेचर का बेसिकली 3 टाइप्स के यूनिट हम जानते हैं। ठीक है, एक तो पहला सेल्सियस होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सी से। तो डिग्री सी से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिग्री एफ, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड टी, इसको जनरली हम लोग टेम्परेचर इन केल्विन बोल देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन हम लोग को मतलब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्जन का यूनिट हमें मालूम होना चाहिए कि बहुत बार एग्ज़ाम्स में यूज़ में आ जाते हैं ये यूनिट्स कन्वर्जन। तो नोट डाउन करके लिखेंगे TC माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल टू TK। C सेल्सियस में 0 से काउंटिंग होता है, इसलिए 0 TK माइनस 273, केल्विन में 273 हम लोग ऐड कर देते हैं अपॉन 100 इज इक्वल टू T फ़ारेनहाइट F माइनस 32 अपॉन 180। फर्स्ट कन्वर्जन यूनिट ये है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, और दूसरा कन्वर्जन यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिग्री C अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू T माइनस 273.15 अपॉन 5। ओके, तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, दोनों एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है। दोनों में से किसी को भी आप यूज़ में ला सकते हैं अपने, जो भी आपको ईजीएस्ट दोनों में से लगे उसको आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है,
तो यूनिट कन्वर्जन हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, जिसमें भी दिया रहे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं ईजिली से। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा एक पॉइंट और समझ जाएंगे यहाँ पे, एक समझने की ज़रूरत है, और एक छोटा सा पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को पहले समझेंगे, फिर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल द फेजेस कोएग्जिस्ट। वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वाटर का जितना भी फेज है एक साथ एक पॉइंट पे कोएग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर वाटर इट्स वैल्यू, अच्छा वाटर के लिए ये इसका कितना वैल्यू है, 273.16 केल्विन, और इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस टू बी प्रिसाइज। ओके, सो ट्रिपल पॉइंट भी नोट डाउन करके लिख लेंगे हम लोग। ट्रिपल पॉइंट बेसिकली हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जानते हैं, का यूज़ हमेशा लिया जाता है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू दिमाग में रट के रखना है, कहीं पे भी यूज़ आ जाता है। ठीक है, और SSC JEE टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आपको वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करके रखेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कि समझाया वही सेम टू सेम लिखना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। इट इज़ द पॉइंट वेयर all the phases coexist for water। अच्छा, इसका वैल्यू अब हम लोग वाटर के लिए जानेंगे। फॉर वाटर इट्स वैल्यू इज 273.16 केल्विन इक्वल टू, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, 0. अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्जन तो सबको समझ में आता ही होगा। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझ में आ गया। वैसा पॉइंट जहाँ पे तीनों फेज वाटर का कोई एग्जिस्ट, हर एक फेज वाटर का कोई एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, और हम लोग इसमें बात करेंगे चैप्टर 1 जो कि वर्क एंड हीट की बात करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र जैसे कि एनर्जी इंटरेक्शन कैसे होता है, वर्क एंड हीट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट से लेकर हाई डेफिनेशन कंसेप्ट तक हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। What is first law of thermodynamics? Not we will talk today about work and heat। तो हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में वर्क एंड हीट आता है, तो हम लोग आज वर्क एंड हीट में से भी वर्क के बारे में ज़्यादा हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग वर्क एंड हीट। ठीक है, वर्क एंड हीट। ओके, ये किसका टॉपिक है। फर्स्ट हम लोग अभी क्या पढ़ना चालू किए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो अब इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को अच्छे से समझना भी है, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से समझना भी है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वर्क एंड हीट की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक क्लोज सिस्टम और सराउंडिंग किस वे में आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस वे में आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक क्लोज सिस्टम लिया, ठीक है। अगर ये सिस्टम है हमारा, सिस्टम मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर किया था, जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस एरिया पे, उस एरिया को छोड़ के बाकी सारा क्या हो जाता है, हमारा सराउंडिंग हो जाता है। तो एक सिस्टम और एक सराउंडिंग आपस में इंटरेक्ट किस वे से कर सकता है, ठीक है। तो दो वे होते हैं आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। पहला वे क्या होता है, एक तो या फिर वर्क ट्रांसफ़र कर सकता है, यहाँ से यहाँ पे वर्क जा सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ हीट जा सकता है। मतलब या तो सिस्टम से सराउंडिंग वर्क जाएगा, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम वर्क आएगा, या फिर सिस्टम से सराउंडिंग हीट जाएगा, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम वर्क हीट आएगा, ठीक है। तो दो वे में हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। वर्क दो वे में वर्क सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर सकता है। एक तो पहला वे तो होता है वर्क ट्रांसफ़र, और दूसरा वे होता है हीट ट्रांसफ़र। तो नोट डाउन करके लिखना, अ क्लोज सिस्टम and its surrounding may interact in two ways, ओके। तो फर्स्ट वे क्या है, वर्क ट्रांसफ़र। सेकेंड वे क्या है, हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट वे क्या है, वर्क ट्रांसफ़र, और सेकेंड वे क्या है, हीट ट्रांसफ़र। ओके, फर्स्ट वे क्या है, वर्क ट्रांसफ़र, और दूसरा वे क्या है, हीट ट्रांसफ़र। अब हम लोग बात करेंगे आज वर्क ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे वर्क ट्रांसफ़र। वर्क ट्रांसफ़र हम लोग समझेंगे कि वर्क ट्रांसफ़र किसे कहते हैं। ओके, वेयर इज़ माय रेड मार्कर। सो आज हम लोग समझेंगे वर्क ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम लोग बचपन में भी फिजिक्स में पढ़ते थे, या फिर मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्क ट्रांसफ़र जो होता है, सो एक फोर्स के कारण, एक्शन ऑफ फोर्स के कारण, मूविंग बॉडी पे अगर एक फोर्स लगता है, इन मैकेनिक्स एक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग बॉडी इज़ नोन एज सिंपली वर्क, ठीक है। अगर हमने फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन हो गया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं वर्क होना, मतलब काम होना, ठीक है। बट थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का डिफिनीशन कुछ अलग होता है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग समझेंगे वर्क का डिफिनीशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे बहुत प्रिसाइजली समझने की ज़रूरत है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का डिफिनीशन कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये बाउंड्री है, ठीक है, अगर ये सिस्टम है, ओके, नॉट बाउंड्री, अगर ये सिस्टम है, इस सिस्टम पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इस सिस्टम पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और इस सिस्टम का ये एक बाउंड्री है, ठीक है। तो या तो सिस्टम में से वर्क बाहर जाएगा या फिर वर्क अंदर आएगा, ठीक है। या तो सिस्टम में से वर्क बाहर जाएगा या फिर वर्क अंदर आएगा।
या तो हीट बाहर जाएगा या तो हीट अंदर आएगा। तो कुछ भी होने से अगर इसके बाउंड्री पे इफेक्ट आता है और इसका बाउंड्री अगर चेंज हो रहा है मतलब या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो हम लोग बोलते हैं वर्क हो रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आया किसे कब बोलेंगे कि वर्क हो रहा है? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो बाउंड्री है वो चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं वर्क होता है। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे एक राइज होता है, क्या हमेशा अगर बाउंड्री चेंज होता है तो क्या हमेशा वर्क डन होता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। तो इसका आंसर नहीं। अगर हमेशा सिस्टम चेंज हो रहा है, बाउंड्री चेंज हो रहा है, तो हमेशा हम लोग वर्क डन नहीं बोलते हैं। ठीक है, वर्क डन कब बोलते हैं? जब वर्क ट्रांसफ़र होता है या फिर हीट ट्रांसफ़र करता है, वो इससे तब वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, अगर बाउंड्री चेंज हो रहा है बट वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे एक नोज़ल की। यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें इस एरिया पे ये हमारा बाउंड्री है। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स आगे मूव कर जाएगा तो बाउंड्री तो चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले ये बाउंड्री था, अब ये बाउंड्री हो गया, तो बाउंड्री तो चेंज हो रहा है बट वर्क डन नहीं होता है। तो इस टाइप के केस में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक अलग नाम दे देते हैं, इसको अलग नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग करते हैं फ्री एक्सपेंशन का केस। तो नोजल में वर्क डन 0 होता है और फ्री एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वर्क डन समझ में आ गया। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन किसे कहते हैं? जब हमारा बाउंड्री या फिर बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो या फिर वहाँ से वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, अंदर से बाहर वर्क जा रहा है या फिर हीट जा रहा है। ठीक है, और अगर इसका मेन डिफिनीसन पे अगर आप लोग जाओगे तो डिफिनीसन बस लिखने के लिए, कॉपी में नोट डाउन करने के लिए एक अच्छा लगता है, बट समझना अगर है तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। लिखने के लिए लिख सकते हैं आप लोग, मैं नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। जैसे कि वर्क इज सेट टू बी डन by the system if the sole effect on the things external to the, अगर कोई भी थिंग्स इस सिस्टम के बाहर है, कैन बी, अगर ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के बाहर में कोई भी थिंग है, तो अगर इसका restricted reduced in the raising of the weight, तो हम लोग बोलते हैं तो वर्क डन हुआ है। तो ये इसका डिफिनीसन है, बट ये डिफिनीसन कहीं भी आपको कोई भी काम नहीं देगा। जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे तब हम लोग अलग से समझेंगे, अलग से। अभी तो हमारा काम है गेट क्वालिफाई करना। अब गेट क्वालिफाई में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर मार्क आप लोग बेहतर मार्क ला सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल्स बेस ज़्यादा आप लोग दिमाग चलाए तो अब आ जाते हैं, एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे। वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेना, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट करके लिखना है। वर्क ट्रांसफ़र का मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने बता दिया। जब भी बाउंड्री वर्क ट्रांसफ़र मैकेनिक्स में कुछ और होता है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और होता है, तो वर्क ट्रांसफ़र और आगे और क्लियर भी होगा वर्क ट्रांसफ़र एक्चुअली हो क्या रहा है। जब जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ाई। हाँ, तो डिफिनीसन नोट डाउन करेंगे। वर्क ट्रांसफ़र की डिफिनीसन तो मैंने बता दिया, एक नोट पॉइंट करके नोट डाउन लिखेंगे कि नोट पॉइंट बनाएंगे। वर्क इज अ वर्क, मैंने अभी बताया कि वर्क क्या है, एक बाउंड्री फिनोमेना है। वर्क और हीट क्या है? एक बाउंड्री फिनोमेना है। और इस बाउंड्री फिनोमेना का सिग्निफिकेंस कब होगा? जब ये बाउंड्री को क्रॉस करता है। ठीक है, अगर बाउंड्री क्रॉस करेगा तो बाउंड्री जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो बाउंड्री घटेगा, बाउंड्री का साइज बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो वर्क इज अ बाउंड्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लाइन है ये। बाउंड्री, वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेना
it have only significance significance when it crosses the boundary. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफ़र कब होगा और उसका सिग्निफिकेंस कब होता है, ये हमने अभी तक समझा. अब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं. ठीक है, कब वर्क ट्रांसफ़र को हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, कब वर्क ट्रांसफ़र को हम लोग निगेटिवली साइन देंगे. ओके, तो अब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं. व्हेन वी विल assign a positive sign and when we should assign a negative sign. So बॉक्स बना के लिखना है. जब भी हमारा सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव है. ठीक है, और सिस्टम पे काम किया जाएगा तो उस पे हम लोग बोलेंगे निगेटिव वर्क डन है. इंग्लिश में बात करें तो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज असाइन्ड अ पॉजिटिव साइन. वर्क by the system equal to positive sign and work on the system equal to negative sign. Okay, work by the system is equal to positive sign and work on the system is equal to negative sign. तो वर्क बाय द सिस्टम को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एंड वर्क ऑन द सिस्टम को हम लोग हमेशा निगेटिव से कंसीडर करते हैं. तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा. अब मान लो एक पिस्टन सिलेंडर है. ठीक है, एक पिस्टन और एक सिलेंडर है. ओके, ये पिस्टन सिलेंडर है. यहाँ पे कुछ लोड हम लोग रखते हैं W. ओके, और ये एक दूसरा पिस्टन सिलेंडर है. यहाँ पे एक दूसरा W रख रहे हैं. ठीक है, तो जब ये मान लो पिस्टन सिलेंडर ऊपर जा रहा है, ये पिस्टन सिलेंडर नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर में कुछ गैस होगा, दोनों के अंदर में कुछ गैस है. ठीक है, तो अब ये ऊपर जा रहा है. ठीक है, अगर लोड है, यहाँ पे लोड है, तो ये खुद ब खुद तो ऊपर नहीं जाएगा. इस गैस को कुछ वर्क डन, और ये गैस हमारा क्या है, सिस्टम है. इस गैस पे हम लोग देख रहे हैं, हम इस गैस को सिस्टम मान के अपना काम कर रहे हैं. तो अब अगर ऊपर में लोड है तो ये खुद ब खुद तो ऊपर नहीं जाएगा, खुद ब खुद तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव नहीं होगी. ठीक है, मूव करने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. किसको करना पड़ेगा, इस गैस को करना पड़ेगा. ठीक है, तो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. कंप्रेशन मतलब पिस्टन नीचे आ रहा है, तो ऊपर जा रहा है. कौन काम कर रहा है, गैस काम कर रहा है. किसके अपोजिट में, इस लोड के अपोजिट में. तो वर्क डन बाय द सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है इस पिस्टन को ऊपर भेजने के लिए. इस सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है इस सिस्टम को ऊपर भेजने के लिए. तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो मतलब एक्सपांसन वर्क हमेशा पॉजिटिव, एक्सपांसन प्रोसेस को हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानते हैं. एक्सपांसन प्रोसेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर नीचे आ रहा है तो ये लोड काम कर रहा है, लोड काम कर रहा है, इसके कारण ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो गैस कंप्रेस हो रहा है, तो गैस पे वर्क हो रहा है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है मतलब गैस कंप्रेस हो रहा है, मतलब गैस पे वर्क हो रहा है, तो वर्क ऑन द सिस्टम हमेशा निगेटिव होता है। तो मतलब कंप्रेशन प्रोसेस हमेशा निगेटिव लेते हैं, ठीक है। कंप्रेशन प्रोसेस को हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से समझ में हमें क्या आया, एक्सपांसन वर्क हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एंड कंप्रेशन वर्क हमेशा निगेटिव लेते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क डन क्लोज सिस्टम का वैल्यू कितना होता है उसको डिराइव करेंगे और वहाँ पे समझेंगे एक क्लोज सिस्टम पे वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक का हेडिंग डालेंगे क्लोज्ड सिस्टम वर्क, क्लोज्ड सिस्टम वर्क, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम वर्क को हम लोग डिराइव करते हैं, क्या निकल के आता है, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एक सिस्टम पिस्टन सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर रहेगा, ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर रहेगा और यहाँ पे स्टॉपर्स लगे हुए हैं कंटिन्यूसली, ये दिखाने के लिए दूर है बट कंटिन्यूसली स्टॉपर लगाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर में कुछ गैस है, इसके अंदर में गैस है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर P1 और कुछ वॉल्यूम V1 जरूर होगा, P1 V1 होगा, ठीक है। तो आप लोग हमें बताएंगे प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ से हमें फोर्स क्या पता चला, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम लोग जानते हैं फिजिकली वर्क डन क्या होता है, DW इक्वल टू फोर्स इंटू DX, फोर्स को हम लोग PA से रिप्लेस कर सकते हैं, तो P इंटू A इंटू DX, और A इंटू DX यहाँ पे जो है A इंटू DX इक्वल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम, तो P इंटू D, A इंटू DX को हम लोग क्या बोल सकते हैं, DV, ठीक है। अब हम लोग अगर पूरा सिस्टम की बात करें तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PDV, ओके। तो वर्क डन फ्रॉम, मान लो वन ये है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फ्रॉम 1 to 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 PDV। तो ये हमारा निकल के आया वर्क डन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। और ये फार्मूला अप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कब किए, जब हमारा सिस्टम क्लोज्ड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये ओपन सिस्टम के लिए मत लगा देना PDV, ठीक है, ये हमेशा तब लगाएंगे जब हमारा सिस्टम क्लोज्ड है। तो ये क्लोज सिस्टम के लिए काम में आता है, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। और फ्रिक्शनलेस सिस्टम, क्वासी स्टैक एंड रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए बोल सकते हो, डायरेक्ट तुम बोल सकते हो रिवर्सेबल प्रोसेस, ओके। अब हमें समझ में आ गया वर्क डन का, अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया फॉर द क्लोज सिस्टम, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
पी डी वी, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ठीक है। अब इसको जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वर्क डन का, मान लो प्रेशर यहाँ पे है P1 1, ठीक है, और P2। जैसे जैसे ये पहला यहाँ पे स्टॉपर हटाएं, ये थोड़ा सा और वॉल्यूम इसका इंक्रीज ये डिक्रीज करेगा, या फिर प्रेशर मैंने हटाया, ठीक है, तो जैसे जैसे कि स्टॉपर हटाएंगे, ठीक है, इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मान लो लेट्स सपोज ये है, तो इंटीग्रेशन पी डी वी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी वी हमेशा वर्क अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो हमें मिलता है वो हमारा वर्क डन होता है। वर्क अंडर, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, वर्क अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑलवेज गिव्स अ रिवर्सेबल वर्क, क्लोज सिस्टम रिवर्सेबल। जब हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करके लिखना, यहाँ पे नोट डाउन करके लिखने वाली बात है, एरिया अंडर the curve, area under the curve when projected, जब इस एरिया, ये मान लो कर्व है हमारा, लेट सपोज के लिए कोई भी सिस्टम का स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस कर्व का जो एरिया अंडर एक्स एक्सिस होगा, पीडीवी के एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, projected on the volume axis gives closed system reversible work। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। वर्क डन कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, तो एक बॉक्स में हम लोग फार्मूला को नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको काम में आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 पी डी वी, ये हम लोग ने डिराइव करके भी समझा। और ये फार्मूला अप्लाई कहाँ कहाँ होता है ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। क्लोज सिस्टम के लिए होता है, क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा कहाँ अप्लाई होता है, रिवर्सेबल सिस्टम। ओके, दो जगह ये फार्मूला को हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सेबल सिस्टम के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर इंटीग्रल पीडीवी है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है छोटा छोटा पार्ट को जोड़ना, ठीक है। और हमने ग्राफ से भी देखा जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है, तो एरिया जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उस कोई भी कर्व को वॉल्यूम एक्सिस पे, तो हमें वो वर्क डन दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, ठीक है। तो लेट सपोज ये पॉइंट 1 है,
एंड ये 0.2 है। ओके, तो ये 0.1 है और ये 0.2 है। तो हमें 1 से 2 जाना है। 1 से 2 जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है। तो कोई सा स्ट्रेट रास्ता होगा एंड कोई कर्व रास्ता होगा। तो लेट सपोज एक ए रास्ता है जो कि ये है, और एक दूसरा रास्ता जो कि ये है, ठीक है। अब ए का हम अगर ए रास्ता को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो हम अगर जानना चाहते हैं कि कितना वर्क डन हुआ, तो एरिया अंडर द ए कर्व गिव्स अस द वर्क डन बाय द प्रोसेस ए, ठीक है। एंड एरिया अंडर द बी गिव्स वर्क डन बाय द प्रोसेस बी। ओके, so area under the process B gives the area under the curve B gives the process B. Okay, so तो यहाँ से हमें क्लियर समझ में एक बात तो आ रहा है, जो हम दो रास्ते चुन के बट सेम पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, ए 0.1 से चले और 0.2 तक पहुंच रहे हैं, बट रास्ता अलग अलग है, ठीक है। और ए का वर्क डन, क्योंकि एरिया कम है इस ग्राफ के नीचे तो ज़रूर कम होगा। बी का एरिया इस बी के अंडर, ग्राफ के अंडर एरिया ज़्यादा है तो बी का वर्क डन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो ये एक पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। अब पाथ फंक्शन क्या होता है, जो इसका वर्क डन उस पाथ पे, जिस पाथ से हम लोग जा रहे हैं उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पाथ को हम लोग फॉलो करके 1 से 2 तक आए, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिखने वाली बात है, दो द एंड पॉइंट्स are same, end points are same for A and B, but work transfer is not same। हमने यहाँ पे देखा अलग अलग एरिया पे अलग अलग वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, बट वर्क ट्रांसफर इज नॉट सेम। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स वर्क ट्रांसफर डिपेंड ऑन पाथ। क्लियर है, मैंने बताया भी अभी। इट मीन्स वर्क ट्रांसफर इज डिपेंडेंट on path। okay, path followed by the system, the path followed by the system। okay, so it is a path function, so it is a path function। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्लोज सिस्टम वर्क किसे कहते हैं, ठीक है। और ये क्लोज सिस्टम वर्क पाथ फंक्शन ये क्यों होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का हमारा एंड पॉइंट सेम है। फिर भी अगर एंड पॉइंट सेम है तो अगर और जिस पाथ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हर एक पाथ में अलग अलग वर्क हमें मिल रहा है, तो वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक अगर क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेरियस प्रोसेसेस होते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, उस प्रोसेसेस का हम लोग वर्क डन कैसे निकाला जाए वो जानते हैं, ठीक है। तो या फिर वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जान सकते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर, जैसे कि पीवी कर्व में एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बता रहा था, वर्क डन हमें देता है, वैसे ही
एक नोट बस समझने के लिए समझ सकते हैं आप। जो एरिया अंडर द पीवी कर्व हमें क्या बता रहा था, वर्क डन बता रहा था, और एरिया अंडर द टीएस कर्व हमें क्या बताता है, ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र बताता है। आगे जब हम लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे तो उसमें टीएस कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एरिया अंडर द टीएस कर्व हमें क्या बताता है, हीट ट्रांसफ़र बताता है टू द गैस। एंड एरिया अंडर द पीवी कर्व हमने क्या पढ़ा, हमने एरिया अंडर द पीवी कर्व वर्क ट्रांसफ़र बताता है। और हमने ये भी सीखा कि वर्क ट्रांसफ़र कैसे पाथ फंक्शन है, और हमने ये देखा कि वर्क ट्रांसफ़र का पीडीवी कहाँ से आया, वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू पीडीवी कहाँ से आया, ठीक है। और हमने ये देखा मतलब क्लोज सिस्टम है तो उस वर्क डन कैसे कहते हैं, वर्क डन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा स्मॉल होने वाला है, और हम लोग और कि कब हम लोग वर्क डन बाय दिस, कब हम लोग वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं, कब हम लोग वर्क डन नेगेटिव लेते हैं, हमने ये भी देखा, ठीक है। एक्सपांसन वर्क के केसेस में क्या लेते हैं, कंप्रेशन वर्क्स के केसेस में क्या लेते हैं, ठीक है। वर्क डन कब होता है, किसे कहते हैं वर्क डन, ठीक है। तो हम लोग ये सब आज कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे जब प्रोसेसेस होते हैं तब वर्क डन क्या, वर्क ट्रांसफ़र क्या होता है, फॉर वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एक टर्म यहाँ पे और जान लेंगे, क्वासी स्टेट प्रोसेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वासी स्टेट प्रोसेस किसे कहते हैं, उसमें हम लोग नोट डाउन करके यहीं पे एक टर्म लिख लेना, छोटा सा टर्म है, क्वासी स्टेट प्रोसेस किसे कहते हैं। क्वासी स्टेट प्रोसेस किसे कहते हैं, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ओके। तो अब एक प्रोसेस को होने में बहुत सारा इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब क्वासी स्टेट प्रोसेस उस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है डिफिनेशन में अपने को। अब क्वासी स्टेट प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं, इज दैट प्रोसेस इन विच ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड द प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनाइटली स्लो। जब हमारा कोई भी प्रोसेस, जैसे कि हम लोग पिस्टन में से एक एक अगर क्वासी स्टेट प्रोसेस है तभी उसको रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई पिस्टन सिलेंडर है तो यहाँ पे मैंने स्टॉपर लगाई, ये एक बहुत ही स्लो दिखने के लिए लग रहा है, मैंने ये हटाया, बट ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस, अगर रिवर्सेबल प्रोसेस करना है तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस करवाया जाता है, तभी वो रिवर्सेबल होता है। तो क्वासी स्टेट प्रोसेस क्या करते हैं, जो प्रोसेस काफ़ी स्लो हो और उसका हर एक इंटरमीडिएट स्टेट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। तो एक डिफिनीशन के तौर पे यहाँ पे एक समझने के तौर पे बस नोट डाउन कर लेना, इज दैट प्रोसेस, क्वासी स्टेट प्रोसेस इज, इसके आगे नोट डाउन करना है, क्वासी स्टेट प्रोसेस इज दैट प्रोसेस in which all the intermediate state are in equilibrium state, are in equilibrium and the process is carried out infinitely
इनफाइनाइटली स्लोली। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आगे इसी चैनल पे मेरा वीडियो आते रहेगा, आप तक वीडियो पहुँचे उसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे अलग अलग नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए, वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए वर्क डन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हीट डन, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और पिछले लेक्चर्स के भी जो भी न्यूमेरिकल बचे हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एक आधे, तो वो भी हम लोग साथ में कवर कर लेंगे एक बार में। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जितना समझाने में टाइम लग रहा है उसका आधा भी नहीं लगता। आगे के थर्म पावर प्लांट ले लो, या फिर जो भी आगे का आईसी इंजन्स वगैरह हैं, या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, तो उसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, तो घबराने की बात नहीं है। इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी समझाने वाले पॉइंट्स एंड कंसेप्ट्स रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।